चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके साथ आज का टास्क शेयर करते हैं। दैट इज़ 2006 CSS पास्ट पेपर। और 2006 में नॉर्मली समझा जाता है कि बड़ा ही मुश्किल अंग्रेज़ी का पर्चा था, प्रेसियन कंपोजिशन का। और ऑब्वियस ही बात है, मुश्किल तो था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आज का पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एक दो कॉन्सेप्ट्स आपके अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करने के लिए पहले से डेवलप हो जाने चाहिए कि आपने ऑलमोस्ट 25 टू 30 इयर्स के पास पेपर सॉल्व करने हैं, CSS के भी, PMS के भी, जुडिशरी के भी। उसके अलावा भी जो इंग्लिश के प्रेसीज एंड कंपोजिशंस के या इंग्लिश ऐसे के पास पेपर के टॉपिक्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी दो रीजंस हैं। रीजन नंबर वन, एक तो आपको ट्रेंड का पता चल जाता है। ट्रेंड क्या है कि वो फिलोसॉफिकल एरियाज में से पैसेज दे रहा है, लिटरेचर में से दे रहा है, हिस्ट्री में से दे रहा है, पॉलिटिक्स में से दे रहा है, करंट इश्यूज में से दे रहा है, पाकिस्तान मूवमेंट में से दे रहा है, वो कहाँ से बात कर रहा है। एक ये चीज होती है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली एक क्रैमिंग की तरफ जाते हैं कि जी वोकेबलरी को क्रैम कर लेंगे या फिर डेली बेस पे 10 12 15 नए वर्ड याद कर लेंगे, उससे बहुत बेहतर है आप पास पेपर सॉल्व करें। उसमें जितनी भी मुश्किल इंग्लिश की वोकेबलरी आपके सामने आती है, आप साथ साथ उसके डिक्शनरी मीनिंग भी फाइंड आउट करते हैं। इसको कहते हैं कि आपकी रीडिंग भी डेवलप हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है और वोकेबलरी भी डेवलप हो रही है। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि वोकेबलरी जो है ये आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, बल्कि मेरे तजर्बे में यह है कि वो लोग जो वोकेबलरी को डेवलप करते हैं, यूज करते हैं वर्ड्स का, पढ़ते हैं, उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करते हैं, डिक्शनरी को देखते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनकी ज्यादा इम्प्रूव्ड वोकेबलरी डेवलप होती है। तो चलते हैं जी, जैसा कि प्रेसी का आज हम क्वेश्चन करेंगे। 2006 का पेपर है और नॉर्मली प्रेसी के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों से शेयर कर चुका हूं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताता हूं, दैट कि प्रेसी का पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, तो आपके पास आंसर शीट जब वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपने सबसे पहले रफ ड्राफ्ट नंबर 1 लेना है। और रफ ड्राफ्ट नंबर 1 लिखने के बाद आपने दो मेजर हेडिंग देनी है। एक हेडिंग होगी सूटेबल टाइटल्स की और दूसरी हेडिंग होगी की सेंटेंसेस की। हम यहाँ पे इंशाल्लाह लाइव ही ये तमाम चीजें सॉल्व भी करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। फायदा नंबर एक, एक तो आप पूरे का पूरा पैसेज जब पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन टाइटल्स एक से ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट इसका ये होता है कि सेंटेंस वाइज आप रिप्रोड्यूस करते हैं, सेंटेंसेस को अपने अल्फाज में लिखते हैं। तो ये आपका एक खाका या रफ ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है, तो रफ ड्राफ्ट नंबर 2 में आपने जितने भी सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनमें से मिलते जुलते सेंटेंसेस या एग्जामिनर बहुत सी एग्जांपल्स जहां पर दे रहा है, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं और एक सेंटेंस में वो बात कर लेते हैं जो उसने दो तीन सेंटेंसेस में की हो। तो जब आप अलग अलग की सेंटेंसेस रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फिर अपने ही सेंटेंसेस को आपस में मर्ज करना बड़ा आसान हो जाता है। और ये बड़ी इजीली टेक्निक है प्रेसी का ड्राफ्ट 1/3 करने की, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसमें जो आपकी सिमेट्री है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, वो भी सेम ही रहता है। यानी राइटर ने जो शुरू में बात की, आप भी उसी को प्रिसाइजली वहीं से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके चलेंगे। तो चलते हैं जी, रूल नंबर 1 को देखते हैं। रूल नंबर 1 हम नॉर्मली, मैं बार बार इसको रिवाइज करवाता रहता हूं कि आपने देखना है जो प्रेसी का पैसेज है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो ऑलमोस्ट ये मुझे कोई 300 400 सवा 400 वर्ड्स का ये पैसेज लग रहा है। तो इट मींस दैट कि इसके इनिशियली दो या तीन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। और इन दो तीन सेंटेंसेस को रीड करने का तरीका मैं चूंकि पहले भी बता चुका हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि इसका तरीका बड़ा सिंपल है। आपने सेंटेंसेस को पढ़ना होता है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना। मैं यहाँ पे चूंकि आपको कंप्यूटर पे पढ़ा रहा होता हूँ, स्क्रीन आपके सामने है, तो मैं इसको पूरे के पूरे दो तीन सेंटेंसेस को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके जेहन में रहे। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, आखिरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसको इसी तरह हम देख लेते हैं और फिर उनके जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जो बात उसमें की होती है उसका टाइटल निकालते हैं। और अगर सारे टाइटल एक ही मेन आइडिया पे फोकस कर रहे हो, एक ही रिदम पे आ रहे हो, तो मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये अर्ज किया है कि इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी प्रेसी सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं जी,
इसको करते हैं। पहले 2-3 सेंटेंसेस जो हमने अभी करने हैं इसको हम एक तो स्टूडेंट हमारे यहाँ करते क्या है कि टाइम पे ज्वाइन नहीं करते क्लास और बाद में मैसेजेस। चलें जी, तो हम ये क्या करते हैं कि हम अभी इसको रीड करते हैं और इसमें से टाइटल निकालने की कोशिश करते हैं। इस रूल को स्टूडेंट हेडर फुटर रूल भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग के जो रूल्स होते हैं उसमें सबसे पहले शुरू के सेंटेंसेस में टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और आखिरी सेंटेंसेस में टॉपिक को कंक्लूड किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो रियल एसेंस ऑफ द टॉपिक है या रियल एसेंस ऑफ द प्रेसी है वो यही कहीं पे या हेडर में डिस्कस होगा या फुटर में डिस्कस होगा, और जो मिडल पोर्शन होता है उसमें सिर्फ एग्जांपल्स होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, बात को लंबा किया जाता है। तो वहां से हमें फिर उसका प्रूफ मिल जाता है। सबसे पहले जी चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। वो कहता है इट वॉज नॉट सो इन ग्रीस, ऐसा ग्रीस में यानी यूनान में नहीं हुआ करता था, वेयर philosophers professed less and undertook more, जहां पर जो फलसफी होते थे, फिलोसोफर होते थे, उनको कम एक्नॉलेज किया जाए और उनको करना बहुत ज्यादा पड़े। यहाँ पर वो पहले सेंटेंस में बताना ये चाह रहा है कि जो ग्रीक लोग हुआ करते थे, ग्रीक सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ तारीखी तौर पर गुजरी और ज्यादातर ये 300 एंड ऑलमोस्ट 29 323 बीसी तक का दौर ही ज्यादातर माना जाता है, क्योंकि जितने भी प्री सोक्रेटिस और पोस्ट सोक्रेटिक बड़े थिंकर थे वो इसी दौर में गुजरे हैं। यानी 430 बीसी से पहले के लोगों को हम प्री सोक्रेटिस कहते हैं और 430 बीसी से लेके ऑलमोस्ट 350 या 200 बीसीई तक जो है वो पोस्ट सोक्रेटिस है, यानी सोक्रेटिस के बाद में आने वाले लोग हैं। और उसके बाद एक लंबा दौर शुरू होता है, फिर रोमन एम्पायर आ जाती है, फिर क्रिश्चियन और रोमन और वेस्टर्न फिलोसोफर है, वो एक अलग बात है। इधर ग्रीस की बात हो रही है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल फिलोसफी भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ और मेरे बहुत से लेक्चर एंशिएंट ग्रीस के नाम से, प्री सोक्रेटिक के नाम से यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। आप वो देखेंगे तो जिन लोगों का आज यहाँ जिक्र हो रहा है इनकी फिलोसफी के ऊपर भी मेरी कोई 2-2.5 साल 3 साल पहले वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, वो कहता है इट वाज नॉट सो इन ग्रीस where philosophers professed less and undertook more, ऐसा ग्रीस में नहीं होता था कि प्रोफेसर्स को या फिलोसोफर्स को एक्नॉलेज ना किया जाता हो, यानी जो उस वक्त के फलसफी थे उनको कम माना जाता हो और उनको ज्यादा एफर्ट करनी। यानी इन अदर वर्ड्स वो इनिशियल सेंटेंस में हमें बता रहा है कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सोसाइटी थी, वहां प्रोफेसर्स को एक्नॉलेज किया जाता था। और यही बस एक हमें तारीखी एक बहुत बड़ा विटनेस या सबूत मिलता है कि इसी वजह से जो दुनिया के आज भी फिलॉसफी के बड़े जहन हैं वो ग्रीक ही हैं। अगली बात वो कहता है पारमेंडीज पॉन्डर्ड नेबुलसली ओवर द मिस्ट्री ऑफ नॉलेज। पारमेंडीज बेसिकली एक प्री सोक्रेटिक है, ये सोक्रेटिस से पुराना है, कोई 150-200 साल पहले का इसका एक अरसा है पारमेंडीज का। वो कहता है पारमेंडीज जो कि प्री सोक्रेटिक है, पॉन्डर्ड नेबुलसली, पॉन्डर का लफ्जी मतलब होता है टू थिंक, यानी किसी चीज के बारे में आपने सोच विचार करना है। नेबुलसली ओवर द मिस्ट्री ऑफ नॉलेज, यानी वो बड़ा वेगली अनक्लियरली जो सीक्रेट्स थे ना इल्म के बारे में, मिस्ट्री सीक्रेट्स टाइप चीजों को कहते हैं, उसके बारे में सोचा करता था। बट द प्री सोक्रेटिस kept their eyes with fair consistency upon the firm earth and sought to ferret out its secrets by observation and experience। लेकिन अब पारमेंडीज का जिक्र नहीं वो कर रहा है, उससे पहले उसने कहा कि पारमेंडीज जो था वो सोचा करता था, सोच विचार किया करता था, लेकिन बड़ा वेगली अनक्लियरली जो नॉलेज से रिलेटेड, इल्म से रिलेटेड सीक्रेट हैं। यानी यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि पारमेंडीज एक ऐसा ग्रीक फिलोसोफर था जो कि इल्मी बहस किया करता था, इल्मी मामलात के बारे में बात, फलसफियाना चीजों के ऊपर ज्यादा सोचा करता था। लेकिन प्री सोक्रेटिस, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि पारमेंडीज भी प्री सोक्रेटिस है और जितने भी प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर थे उन्होंने जोर दिया, kept their eyes, यानी उन्होंने नजर रखी, फेयर कंसिस्टेंसी अपॉन द फर्म अर्थ,
कि जो ज़मीन मुकम्मल तौर पर मौजूद है, यानी बजाय फ़लसफ़ियाना इल्मी किस्म की बहस में पढ़ने के, जिस तरह के पारमेंडीज़ किया करता था, उसके अलावा जितने भी उस वक़्त के फ़िलॉसफ़र थे सोक्रेटिस से पहले, उनका वो ज़िक्र करते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो अर्थ यानी ज़मीन की रियलिटी को देखते थे एंड सॉट टू फेरेट आउट इट्स सीक्रेट्स। अब फेरेट का लफ्जी मतलब होता है टू डिग इन, फेरेट का मतलब होता है टू डिग इन, टू सर्च। तो वो कहता है बाकी के, लेकिन दूसरे प्री सोक्रेटिस क्या किया करते थे, वो इल्मी बहस और मिस्ट्री ऑफ नॉलेज पे उस तरह अपना जो कहते हैं ज्यादा पॉन्डर नहीं किया करते थे, सोच विचार या वेगली सोच विचार नहीं किया करते थे, बल्कि वो लोग क्या किया करते थे, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो अर्थ है, इस पे पहाड़ हैं, इसके ऊपर मौजूद मैदान है, इसमें हयात है, नबातात है, जानवर हैं, इंसान, इन चीजों के बारे में इनकी जो सर्च थी, इन सीक्रेट्स की सर्च किया करते थे। और किस तरह किया करते थे, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी पारमेंडीज के अलावा जितने भी फिलोसोफर सोक्रेटिस से पहले गुजरे हैं, वो ज्यादातर फिजिसिस्ट भी माने जाते थे। ये कॉन्सेप्ट चूंकि मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में प्री सोक्रेटिस में बता चुका हूं कि फिजिसिस्ट कौन होते हैं, वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर बहस किया करते थे, रादर देन लफाजी या फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल बातें करने के, वो ये नहीं किया करते थे। और इन्हीं फिजिसिस्ट को बहुत बड़ा दर्जा भी मिलता है, क्योंकि ये वही फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एटम की साख्त बताया, जिस तरह थेल्स है उसने बताया दुनिया पानी से बनी है, इस तरह और बड़े बड़े फिजिसिस्ट गुजरे हैं जिनको फिलोसोफर उस दौर में कहा जाता था, और बहुत बड़े प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे जिन्होंने जो नेचुरल साइंसेज हैं उनका भी फाउंड उन्होंने किया है, यानी नेचुरल साइंसेज के भी फाउंडर वो माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल टर्न ले रहा है एग्जामिनर, जहां से हमारे लिए चीजें समझना थोड़ा मुश्किल होती है बीइंग अ कैंडिडेट, लेकिन मैंने उसको चूंकि बट यहां पर उसने दे दिया तो यह हमें समझ आ गई। अब हम दोबारा इसको पढ़ के इसको एज ए सिंगल सेंटेंस समझते हैं। वो कहते हैं पारमेंडिस पॉन्डर नेबुलसली ओवर द मिस्ट्री ऑफ नॉलेज। पारमेंडिस जो था वो वेगली सोच विचार किया करता था, उसके पास कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी, और डिफरेंट किस्म की इल्मी सीक्रेट्स और उस मिस्ट्रीज को और तशवीश की तरह की चीजों को देखा करता था। लेकिन जो दूसरे प्री सोक्रेटिस थे वो बड़े फर्म तरीके से, कंसिस्टेंटली और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मुशाहिदात किया करते थे, पॉन्डर नहीं किया करते थे, पारमेंडीज की तरह से सोच विचार नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो जमीन जो उनके सामने एक हकीकत के तौर पर टेंजिबल कंक्रीट जमीन उनके सामने मौजूद थी, एनवायरनमेंट मौजूद था, नबातात मौजूद थे, मौसम मौजूद थे, हयातियात यानी जितनी भी आपकी हशरात हैं, उसके अलावा समंदर की जितनी भी मखलूकात हैं, जानवर हैं, उड़ने वाले परिंदे हैं, इंसान हैं, इनके घर बनाना, घोंसले बनाना, ये पूरे के पूरे निज़ाम को वो जो उसके अलावा जो प्री सोक्रेटिस पारमेंडिस के अलावा थे वो उसको सर्च किया करते थे। उसमें जमीन के अंदर के फिजिकल जो विटनेस करने के बाद जो राज थे, जो रूल्स थे, जो लॉज ऑफ नेचर थे, उसको ऑब्जर्व किया करते थे और उसको एक्सपीरियंस भी किया करते थे, रादर देन टू क्रिएट इट बाय एक्साउंडिंग डायलैक्टिक्स। बजाय वो पारमेंडीज की तरह जो कि नेबुलसली यानी वेगली पॉन्डर करता था, बजाय इसलिए कि वो इस किस्म की एक्साउंडिंग डायलैक्टिक, एक्साउंडिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, और डायलैक्टिक का मतलब होता है, ये प्योर फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ते हैं जब पॉलिटिकल थॉट्स में वेस्टर्न में, तो हम हेगल के कॉन्सेप्ट में डायलैक्टिज्म पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स का मटेरियलिस्टिक डायलैक्टिज्म पढ़ते हैं, हेगल का हिस्टोरिकल डायलैक्टिज्म पढ़ते हैं। तो ये डायलैक्टिक का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इवन के सोक्रेटिक डायलैक्टिक्स भी हम पढ़ते हैं। तो ये आप अगर गौर से देखें, रादर देन टू क्रिएट इट, बजाय वो जो बाकी के प्री सोक्रेटिस थे वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ अर्थ को आई विटनेस करते थे, ऑब्जर्व करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट करते एग्जाउंडिंग डायलैक्टिक्स, तजादात को डायलेक्ट करते हैं दो ऑपोजिट चीजों को, यानी इस दुनिया में मौजूद जो फिलोसॉफिकल तजादात हैं वो उन पे बात करने की बजाय जो बाकी के प्री सोक्रेटिस थे
वो जमीन के मुशाहिदे करते थे, जो फर्म अर्थ था, जो जमीन की हकीकतें थी, जो नेचुरल फिनोमेना था, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ थी, लाइफ एंड डेथ थी, जो साइकिल ऑफ वाटर फॉल साइकिल था, नाइट्रोजन साइकिल था, इवन सीजनल साइकिल था, नबातात, हयातियात, हशरात, इंसान, इन तमाम की कॉम्बिनेशंस को वो फिजिकली ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करते थे और नेचर के लॉज, फिजिक्स के लॉज को समझते थे, बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट करें इन इख्तलाफात को, जिन इख्तलाफात को कुछ फिलोसोफर्स आज भी करते हैं और उसमें लंबी लंबी बहसें चलती हैं। देयर वर नॉट मैनी इंट्रोवर्ट्स अमंग द ग्रीक्स, ये उसने इस बात को कंक्लूड कर दिया यहां पर कि ग्रीक के अंदर इंट्रोवर्ट नहीं थे, क्योंकि यहां पर वो एक हमें एक इशारा दे रहा है ना पारमेंडिस की सूरत में। पारमेंडिस बेसिकली इंट्रोवर्ट्स था। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? ये वो फिलोसोफर होते हैं जो कि अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं और अजीबोगरीब बहस शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ अदबी और मजहबी बहसें आज भी चल रही हैं, रूह के ऊपर चल रही है, बशरियत और नबूवत के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है, इंसान के जो रूहानी मामलात हैं, जिसमें सूफीज़म की बहुत सी बहसें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और जिसका आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहस होती है। तो वो कहता है वहां पर ग्रीक में ज्यादातर लोग, नॉट मैनी इंट्रोवर्ट्स अमंग ग्रीक, ग्रीक लोगों में ज्यादा इंट्रोवर्ट लोग नहीं थे। तो इस दो सेंटेंस की एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हमें यह पता चला कि जो ग्रीक थे, फिलोसोफर जो थे, वो एक तो इंट्रोवर्ट नहीं थे, नंबर वन, एंड नंबर टू, वो क्या करते थे? फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करते थे और एक्सपीरियंस करते थे। ले जी, इसका फिर को टाइटल बनाते हैं। बड़ा मजेदार सा टाइटल जेन में आ रहा है, प्री सोक्रेटिक, प्री सोक्रेटिक philosophers and physical phenomenon of life। ये ऑब्वियस सी बात है, वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ लाइफ के ऊपर ही बात कर रहे होते थे ना, फिजिकल फिनोमेनन ऑफ लाइफ। ये भी एक बात, इसका एक टाइटल बन सकता है कि जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर और फिजिकल फिनोमेनन ऑफ लाइफ है। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें इसने पारमेंडीज का एक सिर्फ जिक्र इसलिए हमारे सामने छेड़ दिया है कि एक आर्गुमेंट को वो डेवलप कर सके कि ऑब्वियसली बात है, ही वाज आल्सो अ प्री सोक्रेटिक, तो बिल्कुल उसी की तरह बाकी लोग ना सोचा करते थे और ना हुआ करते थे। एक सेकंड सर। अच्छा जी, चलें, अब आते हैं एक और भी इसमें से वैसे टाइटल हमारा बन सकता है। देख लेते हैं जी, कोई और टाइटल अगर इसमें से बन सकता हो। मैं एक मिनट देख रहा हूँ जी, हमारे पास एक और भी हैं यहाँ पर। ठीक है, चलें, अगर किसी और ने ज्वाइन करना वो कर लेगा। इसको हम इधर ले जाते हैं। अच्छा जी, एक और टाइटल इसमें से लिखते हैं जी, प्री सोक्रेटिक केप्ट देयर आईज विद फेयर कंसिस्टेंसी अपॉन फर्म अर्थ। ये तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर हमने बात कर रही है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। प्री सोक्रेटिक्स सोक्रेटिक फिलोसफी एंड नेचुरल, SCIENCES, ये भी बन सकता है। यानी प्री सोक्रेटिक फिलोसफी जो थी और उस वक्त की नेचुरल साइंसेस के बारे में बात की गई है। चलें जी, ये तो हमारा एक हो गया जी एरिया।
इसका भी हम थोड़ा सा, ताकि इजीली आप लोगों को नज़र आ सके, मैं इनमें थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ। लें जी, ये अब हमारे नंबरिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ये नंबर, अब आते हैं जी फुटर पे। हेडर तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसका फुटर पढ़ते हैं। और इसमें भी हम ले लेते हैं कोई 2-3 सेंटेंसेस। ये एक यहाँ से आ जाएगा और एक हम और ले लेते हैं एंड फाइनली से। ये वाला एरिया भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनली इन एरिस्टोटल फिलोसफी was honored in all her boundless scope and majesty। वो कहता है और आखिरकार, क्योंकि ये जो अरिस्टोटल है, ये हमें पता है कि प्लेटो का शागिर्द है और प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द है। तो अरिस्टोटल को पढ़ाने या पढ़ने का मतलब ये है कि पोस्ट सोक्रेटिस की अब बात हो रही है। तो वो कहता है एंड फाइनली इन अरिस्टोटल फिलोसफी वाज ऑनर्ड, उसको इज्जत मिली, मकाम मिला, इन ऑल हर बाउंडलेस स्कोप एंड मैजिस्ट्री। तो किसी भी तरह से हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो उसका स्कोप हो, चाहे उसके कमालात हों, अरिस्टोटल की फिलॉसफी को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, ऑनर्ड मिला। एंड हर mentions were explored and made beautiful with order। अब mentions were explored and made beautiful order का मतलब वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जितनी भी अरिस्टोटल की फिलॉसफी में उसने आइडेंटिफिकेशन की है, जिन चीजों के ऊपर उसने बहस की है, उनको फर्दर आने वाले फिलोसोफर्स ने उनके ऊपर बहस की। यानी क्योंकि अरिस्टोटल को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना जाता था और उसने रियासत साजी के अमूर के ऊपर बात की है, उसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर बात की है, उसने ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की है, उसने फिजिकल फिनोमेना ऑफ अर्थ से रिजल्ट निकालना और बायोलॉजी जोलॉजी के ऊपर उसने बहुत सी बात की है, फिजिकल साइंसेस में बहुत सी बात की है। तो यहाँ वो वाला इशारा राइटर दे रहा है। एंड फाइनली एन अरिस्टोटल फिलोसफी वाज ऑनर्ड इन ऑल हर बाउंडलेस स्कोप एंड मैजिस्ट्री, all her mentions were explored and made beautiful with order। और जितने भी उसने अपनी फिलॉसफी में आइडेंटिफिकेशन और चीजें और फिजिकल वर्ड और ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन स्टेट क्राफ्ट, जिसके ऊपर भी उसने अपने फलसफे में बात की है, उसको फर्दर एक्सप्लोर भी किया गया, उसके ऊपर और ज्यादा तहकीक भी की गई और बेहतरीन ऑर्डर और तरतीब के साथ उसके ऊपर काम किया गया। Her every problem found a place and every science brought its tool to wisdom। और उसकी जो फिलॉसफी है, यहाँ हर का वर्ड देखें बार बार इस्तेमाल हो रहा है, हर यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक हो गया, हर यहाँ पर भी हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कहता है एंड फाइनली एन एरिस्टोटल फिलोसफी वाज ऑनर्ड इन ऑल हर। ये अरिस्टोटल की फिलॉसफी एक मोनस के तौर पर इस्तेमाल उस वर्ड को कर रहे हैं, तो इसलिए हर का वर्ड यहाँ पे आया है कि अरिस्टोटल की जो फिलॉसफी थी, एक तो उसको बहुत इज्जत तकरीम और मुकाम मिला। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप, उसका जो एरिया था उस फिलॉसफी का, वो बहुत बड़ा था। उसमें सोशल साइंसेस भी थी, पॉलिटिकल साइंस भी थी, फिजिकल फिनोमेना भी था, फिजिक्स भी थी, बायोलॉजी भी थी, ह्यूमन नेचर भी थी। और ये तमाम के तमाम जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैनेट अर्थ, जो कि प्री सोक्रेटिस कर रहे थे, बिल्कुल अरिस्टोटल ने भी उसी टाइप की फिलोसॉफिकल विजडम लोगों को दिया। और उसकी वजह से जितनी भी उसकी फिलॉसफी में आइडेंटिफिकेशन की गई इंसानी खसलत से रिलेटेड, इंसानी माशरे से रिलेटेड, फिजिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड, उन तमाम के ऊपर फिर फर्दर बहुत और तहकीक भी हुई और उसको तरतीब में रखा गया। हेयर एवरी प्रॉब्लम फाउंड अ प्लेस, क्योंकि उसकी जितनी भी फिलॉसफी थी वो सिर्फ और सिर्फ नेबुलसली, वेगली, पाउंडरिंग नहीं था, सोचो विचार की उसकी फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि उसकी फिलॉसफी जो थी, हर प्रॉब्लम की एक प्लेस थी। हेयर एवरी प्रॉब्लम फाउंड अ प्लेस, इसका मतलब ये है हर एक मसले का हल भी अरिस्टोटल ने दिया। एंड एवरी साइंस ब्रॉट इट्स टूल टू विजडम, और हर किस्म की साइंसी तहकीक जिसके ऊपर अरिस्टोटल ने फिलोसॉफिकल डिबेट की है, उसमें विजडम यानी अकलमंदी उसमें से लोगों को मिली। देयर मेन न्यू दैट
the function of philosophy was not to bury herself in the obscure retreats of epistemology। लें जी, आखिरी सेंटेंस में फिर वो पहले वाले पारमेंडीज के सेंटेंस की बात उसने फिर रिपीट कर दी राइटर ने। वो कहता है वहां के लोग यानी ग्रीक लोग ये जानते थे कि फिलॉसफी का फंक्शन ये नहीं है कि एक इंसान जो फलसफियाना थिंकिंग करे, पॉन्डरिंग करे और नेबुलसली डिफरेंट जो मिस्ट्री ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की स्टडी करे। इल्म की स्टडी को ही बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। और जो फादर है एपिस्टेमोलॉजी का ये प्लेटो माना जाता है, क्योंकि प्लेटो ने पहली दफा इंसानी तारीख में फिलोसॉफिकली जो नॉलेज है इसके इल्म को परवान चढ़ाया और इसको डिफाइन भी किया, एक्सप्लेन भी किया। तो वो कहता है क्या था, देयर मैन न्यू दैट द फंक्शन ऑफ फिलोसफी was not to bury herself in the obscure retreats of epistemology। वो कहता है कि उस वक्त के लोग ये भी जानते थे कि फिलॉसफी यानी फलसफे का मतलब ये नहीं है कि ना नजर आने वाली वेग किस्म की इल्मी बहस या इल्मी इस्तदा या इल्म की तलाश या स्टडी ऑफ नॉलेज के अंदर ही इंसान दफन हो जाए। फिलोसोफर का ये काम नहीं है, बट टू कम फोर्थ ब्रेवली इनटू एवरी रेल्म ऑफ इंक्वायरी। बल्कि सामने एक फिलोसोफर लाए हर किस्म का रेल्म, फील्ड ऑफ रिसर्च, चाहे वो फिजिकल नेचर की रिसर्च हो, साइंसेस की रिसर्च हो, माशरों की रिसर्च हो, सोशियोलॉजी की हो, चाहे वो बिहेवियरल थॉट्स की हो, एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च हो, पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च हो, किसी भी किस्म की इंक्वायरी है, चाहे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो किया जाए, वो इंक्वायरी सामने लाई जाए और हर फील्ड ऑफ लाइफ में इंक्वायरी की जाए। फिलोसोफर का ये काम होना चाहिए। एंड गैदर अप ऑल नॉलेज फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन लाइफ। बल्कि फिलोसफी का फंक्शन ये होना चाहिए कि वेग डिस्कशंस, इल्मी बहसें और इल्म की तारीफ या इल्म की नॉलेज हासिल यानी एपिस्टेमोलॉजी की ऑब्सक्योर किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बजाय फिलोसफी का काम यह है कि हर रेल्म ऑफ लाइफ, फील्ड ऑफ लाइफ में इंक्वायरी की जाए, उसमें रिसर्च की जाए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाए और गैदर अप किया जाए तमाम उससे मिलने वाला इल्म, जिसके बारे में ये वो कहता है हियर एवरी प्रॉब्लम फाउंड अ प्लेस, जहां इंसानी माशरे में मौजूद हर फिजिकल फिनोमेना, बिहेवियरल फिनोमेना, सोशल फिनोमेना, पॉलिटिकल फिनोमेना, इकोनॉमिक फिनोमेना, रिलीजियस फिनोमेना, इन तमाम फिनोमेना से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है हल तलाश किया जाए और तमाम के तमाम नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया जाए, आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए और इल्यूमिनेशन की जाए, रोशनी बख्शी जाए, जिला बख्शी जाए ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन लाइफ। इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंसान की जिंदगी को डेवलप करने के लिए तदरीस, तालीम, रिसर्च और तरक्की की तरफ जाया जाए। ये एक फिलोसोफर का काम है। और ये कहां पे हुआ करता था? ग्रीस में हुआ करता था, क्योंकि वो कहता है देयर मैन न्यू दैट, उनके उस वक्त के लोगों को पता था कि फंक्शन ऑफ फिलोसफी मेयर ऑब्सक्योर पाउंडरिंग एंड डिस्कशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी यानी मिस्ट्री ऑफ नॉलेज या डेफिनेशन ऑफ नॉलेज या स्टडी ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि रियल टाइम फिजिकल फेनोमेना ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करना है, विटनेस करना है, उन रूल्स को अंडरस्टैंड करना है। तो देखें, जो बात ऊपर की गई बिल्कुल उससे मिलती जुलती बात ही हमें ये मिली और अब हमें बिल्कुल करीब तरीन उसका एक और टाइटल मिलता है। एंड फाइनली इन अरिस्टोटल फिलॉसफी वाज ऑनर्ड इन ऑल बाउंडलेस और हर मिशन वर एक्सप्लोर्ड मेड। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसने हर एक चीज के लेके आए। ठीक है, अब हम करते हैं पोस्ट सॉक्रेटिस, क्योंकि यहां पे अब पोस्ट प्री सॉक्रेटिस के बाद पोस्ट सॉक्रेटिक philosophers and their contributions to understand natural phenomenon। ठीक हो गया? थोड़ा सा लंबा है लेकिन परेशान नहीं होना, ये हम चूंकि इसको जो जो चीज अंडरस्टैंड हो रही है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जब हम इन तमाम सूटेबल टाइटल्स को
एक जगह इकट्ठा करके एक फाइनल टाइटल निकालेंगे, इन्हीं को पढ़ के तो तब हमारे लिए आसानी होगी। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरा, फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, और ये भी बड़ा प्यारा आ रहा है, फंक्शंस ऑफ फिलोसोफी, सेमीकोलन डाल देते हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ मैंस कैरेक्टर एंड लाइफ, ये भी बन सकता है कि फिलॉसफी के फंक्शन क्या। अब आप देख लें हर एक जगह फिलॉसफी ही डिस्कस हो रही है या फिलॉसफर ही डिस्कस हो रहे हैं, तो थीम एक ही है पूरे के पूरे पैसेज के अंदर। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा अगर कोई और बात काम की टाइटल के लिए यहां से निकल आए तो ब्रॉट इट्स टूल टू द विजडम, ठीक हो गया, अरिस्टोटल की फिलॉसफी है, और obscure retreats of abysm but to come forth bravely into realm of inquiry, gather up knowledge, coordination and illumination of human character and human life, ठीक हो गया। illuminations of man's character and life, ये हमारा। अब हम इसका मिडिल पोर्शन पढ़ लेते हैं और मिडिल में से भी कुछ टाइटल भी देख लेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसका मैं जरा कलर भी चेंज कर दूं ताकि हमारे लिए आसानी हो ये समझने के लिए कि ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और रूल नंबर 3 जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि रूल नंबर 3 क्या होता है, मिडिल पोर्शन आप पढ़ेंगे और टाइटल निकालेंगे। पिक्चर डेमोक्राइटस, वो कहता है डेमोक्राइटस को अगर देखें, द लाफिंग फिलोसोफर। अब ये जो पिक्चर का लफ्जी मतलब है, इस तरह के सिंबल्स जो राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एक फ्लो में लिखी होती है, तो वो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर डेमोक्राइटस को देखा जाए या उसकी बात की जाए, द लाफिंग फिलोसोफर, इसको तारीखी तौर पे लाफिंग फिलोसोफर भी कहते हैं। वुड ही नॉट बी perilous company for the dedicated scholastics who have made the disputes about the reality of external world। अब यहां पे इसने काम की बात की। अब डेमोक्राइटस भी प्री सोक्रेटिस ही है। वो कहता है डेमोक्राइटस, जिसको एक लाफिंग फिलोसोफर कहा जाता है, क्या वो नहीं था पेरिलियस कंपनी, डेंजरस, पेरिलियस होता है बहुत ज्यादा खतरनाक, कंपनी, कंपनी होता है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, तो क्या वो एक खतरनाक कंपेनियन या खतरनाक उसको पढ़ना, क्योंकि अब तो वो जिंदा नहीं है तो अब हम उसकी फिलॉसफी ही पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि अगर डेमोक्राइटस की फिलॉसफी पढ़ी जाए तो क्या वो आपके लिए एक बहुत खतरनाक तो नहीं साबित होगी फॉर द डेजिकेटेड स्कॉलरिस्टिक्स। क्या बात है। डेजिकेटेड स्कॉलर कौन होते हैं? डेजिकेटेड का मतलब होता है जिनका दिमाग खाली हो, जिनका दिमाग ड्राई हो, जिनकी थॉट ड्राई हो, जिनके दिमाग में विजडम और इंटेलेक्चुअल वाला दिया बुझ चुका हो, उनके पास सिर्फ इल्मी बहसे रह जाएं, वो पॉन्डर करें नेबुलसली मिस्ट्री ऑफ नॉलेज को, वेग चीजें ही उनके दिमाग में हो। अब ये बात समझ आएगी। वो कहता है जिस तरह डेमोक्राइटस को देखा जाए, जो दुनिया में लाफिंग फिलोसोफर के नाम से मशहूर है, वो क्या बन जाता है, वो एक डेंजरस किस्म का हथियार बन जाता है, या उसकी थॉट बड़ी डेंजरस हो जाती है। किन लोगों के लिए? वो जो ज़हनी तौर पर खुश्क हो चुके हैं, वो स्कॉलर हु मेड द डिस्प्यूट्स अबाउट द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो ज़हनी तौर पर खुश्क लोगों के लिए। क्यों? इधर एक बड़ी आम सी आपको एक बात बताना चाहूं जो फिलॉसफी और रिलीजन के लिए कही जाती है। याद रखिएगा, फलसफा और मजहब के अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने वाला जहन चाहिए, साइंसी जहन चाहिए। वरना क्या होगा, आपका जो तंग जहन है या वेग आइडियाज और ख्यालात और बहसों को फॉलो करने वाला जहन है, और जो हमारे यहाँ थोड़ा कुछ मैं डिसएग्री भी इसलिए इससे करता हूँ, सूफीज्म का जो जहन पाया जाता है, वो फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन तलाश करते हैं। नहीं जी, ये इसने फिलोसोफर ने ये बात की, ये तो इस फला चीज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो यहां फिर वो कह रहा है डेजिकेटेड स्कॉलर्स कौन है? वो जिनके जहन खुश्क हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए डेमोक्राइटस जैसा ग्रेट फिलोसोफर भी एक डेंजर बन जाता है। अब वो डेंजर कैसे बनेगा? उसकी बातें बड़ा डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको समझ तो सकते नहीं, डेमोक्राइटस को अंडरस्टैंड तो कर नहीं रहे कि उसने बात क्या की है।
उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके दुनिया के लिए बवाल खड़ा करेंगे और डिस्प्यूट किए क्रिएट करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। यानी जिस दुनिया के साथ मैं और आप रह रहे हैं आज भी, एक हमारे बाहर की एक दुनिया है, उनकी एक सोच है, उनकी एक रीति रिवाज है, उनकी एक कंडक्ट है, उनके एक बिहेवियर है, वो एक स्पेसिफिक किस्म के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे वो ट्रेंड अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर आप उनके अंदाज के मुताबिक उनको अपनी बात नहीं समझाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो वो कहता है डेमोक्राइटस को जिन जिन लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया, यानी ड्राई माइंडेड स्कॉलर ने, जो स्कॉलर तो थे लेकिन ज़हनी तौर पे उनका जहन खुश्क हो चुका था। अब खुश्क होने का मतलब क्या है, आगे वो परवान नहीं चढ़ना चाह रहे थे, वो रुक गए थे अपने एक थॉट, एक इल्म, एक बिलीफ के साथ कि बस यही सब कुछ है। वो अपने जहन को आजाद करके नई बात तस्लीम नहीं करना चाह रहे थे। उन स्कॉलर के लिए वो तो एक बहुत खतरा साबित होती है। कौन? डेमोक्रेटस की थॉट्स। वो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटस की जो थॉट्स हैं उन लोगों के नजदीक, खुश्क जहन स्कॉलर के नजदीक, वो तो डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। टेक द प्लेस ऑफ मिडीवल डिस्कोर्सेज। वो कहता है आप अगर मिडीवल डिस्कोर्सेज में मिड पीरियड में, यानी 800 से लेके 1500 सदी ईसवी, यानी 800 एडी से 1500 एडी के या 1600 एडी के दौर को हम मिडीवल दौर ही, हम मिड का दौर मानते हैं। अगर हजरत ईसा की क्योंकि 21वीं सदी चल रही है तो 21वीं सदी का मिडल पोर्शन तो मिडीवल ये कहेगा। तो यहाँ पे वो इस दौर का जिक्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहता है उस वक्त के जो डिस्कोर्सेस थे या उस वक्त के जो स्कॉलर थे या उस वक्त की जो बहसें थी, वो क्या बहसें थी? ऑन द नंबर ऑफ एंजल्स दैट कुड सिट ऑन द पॉइंट ऑफ अ पिन। अब ये हैं वो डेजिकेटेड स्कॉलर्स। यानी मिडीवल दौर में कुछ ऐसे स्कॉलर थे जो इस चीज के ऊपर बहस करते थे कि किसी निब या पेन या सुई के नक्के के ऊपर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। अब ऐसे स्कॉलर्स को डेमोक्रेटस की बातें तो समझ नहीं आएंगी। ऐसे स्कॉलर्स तो पारामेंडीज की तरह के स्कॉलर्स हैं जो के नेबुलसली पॉन्डर करते हैं, खुराफात में, इररेलेवेंट चीजों में, अजीबो गरीब किस्म की वेग आइडियाज के ऊपर सोचते भी हैं, बहस भी करते हैं और उसमें से अपना फलसफा भी निकालते हैं। तो वो कहते हैं उनको डेमोक्रेटस तो उनके लिए एक जहर कातिल, यानी एक बड़ा ही डेंजरस कंपनी साबित हुआ कि अगर वो डेमोक्रेटस को पढ़ लें तो डेमोक्रेटस की तो बात उनके खुश्क जहनों को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो जहन क्या थे उसका उसने जिक्र कर दिया कि वो मिडीवल दौर के जो आप किताबें पढ़ें और उस वक्त के स्कॉलर्स की सोच पढ़ें तो वो कहते थे कि एंजल्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ अ पिन पे कितने सेट कर सकते हैं। असल में यहाँ पर ये जो राइटर है ना, ये सार्कास्टिक टोन में, आयरॉनिकली, तंजिया तौर पे मुस्लिम थॉट के ऊपर बात कर रहा है कि मुसलमानों का एक ऐसा बदतरीन स्कॉलरली दौर आया, और जो कि हकीकत में आया जब मुस्लिम फिलोसोफर और स्कॉलर इस तरह की बहसें लेके बैठे हुए थे, जो कि आजकल भी हमारे यहाँ फिरका वारियत की जो बहसें हैं। चूंकि मेरा इंग्लिश का लेक्चर है वो एरिया नहीं है, मैं इस वक्त बात नहीं उस पर इतनी करूंगा, नॉर्मली मैं पॉलिटिकल साइंस में करता हूँ उस पर बात। तो आजकल भी देख लें अजीबो गरीब बहसें फिरका वारियत की, हालांकि हकीकी तौर पर इस्लाम की जो तालीमात हैं दीन के तौर पे उस पर बहस नहीं होती। तो यहाँ पर वो वही बात कर रहे हैं। पिक्चर थेल्स, वो कहता है थेल्स को देखो। अब थेल्स के बारे में मैंने आपको बताया मेरे जो वीडियो है पॉलिटिकल फिलोसफी में, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि हर चीज पानी से बनी है, और इसकी बहुत बड़ा मुशाहिदा भी था। who met the challenge that philosophers were numb skulls। अब थेल्स के दौर में क्या होता था, थेल्स को भी एक चैलेंज का सामना था। वो क्या सामना था कि थेल्स के दौर में जितने भी फिलोसोफर थेल्स के अलावा मौजूद थे ना, वो नम्ब स्कल्स, दिमागी तौर पे खाली थे। नम स्कल्स का नॉर्मली लफ्जी मतलब स्टूपिड और फुलिश भी होता है, यानी वो ज़हनी तौर पे खाली थे और फुलिश थे। और वो कहता है वो क्या था जी, वो कहता है जो थेल्स था ना, उसकी कॉन्टेम्परेरीज, उसके दौर में रहने वाले जितने लोग थे वो फुलिश और दिमागी तौर पे वो भी खाली थे। कॉर्नरिंग द मार्केट एंड मेकिंग अ फॉर्चून इन अ ईयर। ये कॉर्नरिंग द मार्केट एक फ्रेज के तौर पे, एक प्रोवर्ब के तौर पे यूज होता है। बेसिकली हुआ ये करता था कि फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे फिलोसोफर थे जो कि दुनियावी इल्म हासिल करने के बाद ना सारी किताबें और सारा इल्म लेके किसी जगह छुप जाते थे और वहां गारों में और किसी जगह बैठ के उस इल्म के ऊपर ज्यादातर वो पॉन्डर करते थे, सोचते थे, और फिर 1-2 साल बाद दुनिया में वापस आते थे और नई कोई बात कर देते थे। इसका यहाँ पर भी उसने तंजिया तौर पे यहाँ बात की है, जिस तरह ऊपर उसने तंजिया तौर पे
मुस्लिम मिडीवल दौर की बात की कि उस वक्त कैसे फिलोसफर थे, तो वो कहता है थेल्स के दौर में यानी प्री सोक्रेटिस में भी ऐसे ही फिलोसफर और भी थे, जिनके दौर में भी ऐसे लोग पाए जाते थे जो क्या करते थे, अपना तमाम का तमाम इल्मी खजाना या जो भी उन्हें दुनिया से मिलता था वो पकड़ते थे और एक साइड पे जाके बैठ जाते थे और फिर उसमें से कोई नई खुराफाती चीज निकाल के मार्केट में यानी दुनिया के सामने आ जाते थे। अब इधर वो बात करता है पिक्चर एनेक्सागोरस, एनेक्सागोरस हु डिड वर्क ऑफ डार्विन फॉर द ग्रीक्स एंड टर्न्ड Pericles from a right wire pulling politician into a thinker and statesman। तो वो कहता है एनेक्सागोरस का भी जिक्र कर देते हैं, बहुत बड़ा आदमी है एनेक्सागोरस। पारमेंडिस और थेल की तो डिबेट भी है, बीइंग और नथिंगनेस की, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो अवेलेबल है। तो वो कहता है जो एनेक्सागोरस था ना, उसने डार्विन के लिए बड़ी आसानी कर दी और ग्रीक्स के लिए। क्यों? क्योंकि पेरिकल्स एक बहुत बड़ा बादशाह था, ये 330-340 के दौर का मेरे ख्याल से एथेंस का कोई बादशाह था या स्पार्टा का था, मुझे भी याद नहीं पड़ रहा। फ्रॉम अ वायर पुलिंग पॉलिटिशियन इनटू अ थिंकर एंड अ स्टेट्समैन, क्योंकि एनेक्सागोरस उसका टीचर था, उसका उस्ताद था, उसने उसकी जहनी, अकली और दानिशमंदी की तरबियत की थी। तो वो एक आम वायर पुलिंग पॉलिटिशियन, यहाँ भी मुहावरतन वो इस्तेमाल कर रहा है पेरिकल्स, और क्या बन गया, एक थिंकर और स्टेट्समैन में बन गया। अब यहाँ तक के जितने भी हमने ये तीन बड़े एग्जाम्पल्स को देखा है, एक डेमोक्राइटस को देखा है, एक थेल्स को देखा और एक एनेक्सागोरस को देखा है, ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो प्री सोक्रेटिक है। इसमें शायद एनेक्सागोरस जो हैं ये सोक्रेटिस के कॉन्टेम्परेरी हों या उससे मुझे लगता है पहले ही थे ये। इन तीनों के बारे में आप देखें वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहे हैं ये तमाम के तमाम फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की बात किया करते थे, ये तमाम के तमाम अकल और दानिश की। लेकिन इनके दौर में भी कुछ ऐसे फिलोसोफर थे जो कि वेग किस्म की पॉन्डरिंग और सोच विचार किया करते थे और वेग किस्म के आइडिया से दुनिया को कंफ्यूज करते थे। और इन लोगों की बात जिस जिसने मानी वो इल्म दानिश के मैदान में घोड़े भी दौड़ाता रहा और कामयाबी भी हासिल करता रहा, फिजिकल वर्ल्ड में भी आगे गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आगे गया, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ भी डेवलप की, जिसमें उसने अब एक जिक्र कर दिया पेरिकल्स का, जो कि फिर एक थिंकर और एक इतना बड़ा स्टेट्समैन भी बना। पिक्चर ओल्ड सोक्रेटिस, लें जी, इसका मतलब है एनेक्सागोरस सोक्रेटिस से पहले था, क्योंकि उसके बाद उसने सोक्रेटिस की बात की। उसने कहा सोक्रेटिस को देख लें, अनअफ्रेड ऑफ द सन एंड स्टार्स, जो उस वक्त के सूरज और सितारों से डरता नहीं था। अब यहां पर उसने क्यों बात की अनअफ्रेड ऑफ सन्स एंड स्टार, वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि सोक्रेटिस के दौर में डिफरेंट किस्म के खुदा थे। बिजली का खुदा था, गुस्से का खुदा था, सूरज एक खुदा था, चांद सितारे एक खुदा थे, उसमें जूस का नाम या ज्यूस का नाम आता है, और बड़े बड़े खुदाओं, मर्द और औरतों के खुदाओं के नाम आते हैं। तो ग्रीस के लोग जो थे, एथेंस के लोग जो थे, उस वक्त के यूनान का जो एक सिटी स्टेट एथेंस थी वहां का, वो लोग कहते थे ये सब खुदा हैं, और सोक्रेटिस कहता था ये खुदा नहीं हो सकते, ये तो मखलूक हो सकते हैं, क्योंकि खुदा में इंसानी खसलतें नहीं होती, उस वो गैर इंसानी हो सकता। और इस वजह से सोक्रेटिस को जहर का प्याला भी पिलाया गया था, क्योंकि इसको कहा जाता था ये जो नौजवान यूथ है उसके जो उनमें जहर घोल रहा है, उनकी सोचें खराब कर रहा है। क्यों? उस वक्त के लोग भी वही थे जो डेमोक्राइटस, थेल्स और एनेक्सागोरस को, जिन लोगों का सामना था, जो कि दिमागी तौर पे नम स्कल थे, फुलिश थे, यहाँ तक के वो डेजिकेटेड थे। क्यों थे? उनका दिमाग खाली क्यों था, वो फुलिश क्यों थे? क्योंकि वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर बात करते ही नहीं थे, वो तो सब इंट्रोवर्ट थे। और ये जो प्री सोक्रेटिक या सोक्रेटिस या इसके बाद के लोग थे, ये इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट थे, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते थे, ना कि कहानियों के ऊपर बातों ही बातों में बस दूसरे जहान की और रूहानियत की सैर नहीं करवाया करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ सूफीज्म में तो बहुत कुछ इस तरह हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं, हर दौर में इस तरह के लोग होते हैं, और हर दौर के बड़े साइंसदानों को, बड़े तहकीकदानों को, बड़े फिलोसोफर्स को, जो कि प्रैक्टिकल, जो आज का हमारा इस्लाम जिसको शरिया मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिसके बाद हमने एक रियासत मदीना और खुलफा राशिदीन का दौर देखा, जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कायम की, रियासत कायम की, एक एम्पायर सिस्टम कायम किया और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को एक्सप्लोर किया उन खुलफाए राशिदीन और उनके बाद के मुसलमानों ने, तो इस्लाम ने कितनी तरक्की की। तो सोक्रेटिस भी वैसा ही बंदा था, वो डरता नहीं था उस वक्त के सूरज और सितारों यानी
उस वक्त को सूरज और सितारों को तो खुदा कहा जाता था, तो वो उस वक्त के सूरज और सितारों से अनअफ्रेड नहीं था, डरता डरता नहीं था। गेली करप्टिंग यंग मैन, गेली लफ्जी मतलब है हैप्पीली, वो बड़ा खुशी से उस वक्त के लोगों को करप्ट कर रहा था। अब यहां पर भी सार्कास्टिक टोन यानी तंजिया तौर पे राइटर लिख रहा है, क्योंकि उस वक्त सोक्रेटिस जो सच बताता था लोगों को कि ये खुदा नहीं है, और सच हकीकत को जानो, हकीकत को अपनी लाइफ को एग्जामिन करो। एक बड़ा प्यारा कोटेशन है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस कहता है एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, वो जिंदगी जिसमें इंसान अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी जिंदगी जिंदा रहने के मकसद को, खुदा को और अपने आप को और अपने और खुदा के ताल्लुक को, खुदा की तलाश को, इंसान की तलाश को, इंसान की मकसदियत को एग्जामिन ही नहीं करता, जांचता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो ऐसी जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं। अब ये देख लें, इस तरह के अल्फाज उस वक्त की यूथ को पढ़ाया करता था सोक्रेटिस, इसलिए उसको कहा जाता था ये यूथ को क्या कर रहा है, करप्ट कर रहा है। तो गैली करप्टिंग यानी हैप्पीली वो उस वक्त के लोगों को करप्ट भी करता रहा। एंड ओवरटर्निंग गवर्नमेंट्स, और यह जाहिर सी बात है उसकी फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग थी, वो इतनी सच्ची बातें करता था, और उस वक्त की हुकूमत साजी के लोग, उस वक्त की रियासतों के लोग, वो तो सबके सब पारमेंडीज की तरह ही थे, और वो कहानीबाज थे, तो वो उनकी गवर्नमेंट्स भी फिर गिरती थी, क्योंकि लोगों को जब हकीकत समझ आती थी, लोगों को सच्चाई समझ आती थी, लोगों को फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन लाइफ, इसके ऊपर जोर दिया जाता था कि ये है असल इल्म, बजाय ख्याली बातें करने के, तो फिर लोग तो उस तरह की हुकूमतों को नहीं मानते थे। तो सोक्रेटिस पे दो इल्जाम है, एक इल्जाम है कि उस वक्त के सूरज चांद सितारों जो उस वक्त के खुदा थे उनको वो पूछता नहीं था, दूसरा वो उस वक्त की यूथ को करप्ट कर रहा था, और तीसरा उस वक्त की बहुत सी हुकूमतें उससे नाराज थी क्योंकि उनका वो तख्ता उलट सकता था। What should he have done to these be spectacled seedless philosophers who now litter the court of the once great queen? तो आप अंदाजा लगाएं, उसने उस वक्त के जो बी स्पेक्टिकल्ड अपेरेंटली बने हुए सीडलेस स्कॉलर्स, वो ऐसे स्कॉलर्स थे, वो ऐसे दरख्त थे जिनके कोई सीड नहीं थे, क्योंकि उनकी स्कॉलरली फिलोसफी को किसी ने फ्यूचर में माना ही नहीं। माना तो सोक्रेटिस को, माना तो डेमोक्राइटस को, माना तो थेल्स को, माना तो पार्मेंट एनेक्सागोरस को, तो इन लोगों को माना गया। उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे उनको तो माना ही नहीं गया, इसलिए वो बी स्पेक्टिकल्ड सीडलेस फिलोसोफर थे। अब बी स्पेक्टिकल्ड का मतलब होता है ऐसा जो अपेरेंटली स्कॉलर्स जैसी शक्लो सूरत बनाया हो, बड़े बेहतरीन किस्म के उसने चश्मे लगाए हों, और बड़ा बाअदब तरीके से स्कॉलरली बात कर रहा हो, लेकिन अंदर से खाली हो, अंदर से वो नम्सकल हो। तो उसने कहा व्हाट शुड ही हैव डन टू दीज, तो फिर उस वक्त के स्कॉलर्स के साथ उसने क्या किया, क्योंकि वो स्कॉलर थे, उनका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। उस वक्त के वैसे स्कॉलर्स का नाम जो सोक्रेटिस के अगेंस्ट थे उनको सोफिस्ट कहा जाता है, मैंने इस पर भी डिटेल में बात की है। और उस वक्त एक फिलोसफी वो स्कॉलर सोफिस्ट पढ़ाते थे, उसको हेडोनिज्म कहा जाता था, जिसके ऊपर बाद में फिर बहुत सी बेंथम की फिलोसफी भी उसके ऊपर आती है। तो वो ये कहता है कि उन स्कॉलर्स के साथ क्या किया फिर सोक्रेटिस ने। वो स्कॉलर कौन थे, वो वही लोग थे जिन्होंने एक बड़ी ग्रेट क्वीन का जो तख्ता था वो उलट दिया था। यानी अगर आप तारीखी तौर पर बड़ी बड़ी किंग्स और क्वींस की कहानी पढ़ें तो उनके दरबार में ऐसे स्कॉलर्स जो कहानियां कराते हैं वही वजह बनते हैं उनका तख्ता उलट जाने की। और सोक्रेटिस और थेल्स और डेमोक्राइटस और एनेक्सागोरस, अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे लोगों की अगर आप बातें नहीं मानेंगे, फिजिकल फिनोमेना ऑफ अर्थ और रियलिटी को समझेंगे नहीं, फिजिकल साइंसेस को नहीं समझेंगे, और एपिस्टेमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नॉलेज, मिस्ट्री ऑफ नॉलेज की कहानियों में गुजर रहे रहेंगे, सुई के नक्के पे कितने एंजल्स बैठ सकते हैं, या उसके साथ साथ और डिफरेंट किस्म के आप बात करेंगे, तो फिर आप देख लें आपका तख्ता तो उल्टा जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि सोक्रेटिस की भी बात होगी, सोक्रेटिस के बाद वो बात करता है टू प्लेटो एज दीज विराइल प्रीडिसेसर्स। अब प्लेटो से पहले, विराइल का मतलब होता है मर्दाना वजाहत रखने वाले, स्ट्रॉन्ग, मैनली, मर्दे आहन। वो कहता है अब प्लेटो की अगर हम बात करें तो उससे पहले ये बड़े प्रीडिसेसर्स, इससे पहले ये बड़े बड़े लोग, इसके आबा, ये मर्दे आहन, मर्दे मुजाहिद यानी सोक्रेटिस, एनेक्सागोरस, थेल्स, डेमोक्राइटस, ये गुजर चुके थे। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी वाज बट द वेस्टिब्यूल ऑफ फिलोसफी। एपिस्टेमोलॉजी क्या थी, एपिस्टेमोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस थी। वेस्टिब्यूल बेसिकली
कहा जाता है किसी जगह में दाखिल होने का जरिया। तो वो कहता है कि प्लेटो से पहले जितने बड़े मर्द अहन, स्ट्रॉन्ग और सच बोलने वाले फिलोसफर गुजरे हैं, उनके लिए एपिस्टेमोलॉजी, यानी एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ नॉलेज। ये सिर्फ और सिर्फ फलसफा पढ़ने के लिए एपिस्टेमोलॉजी इसलिए पढ़ी जाती थी कि आप फलसफे को समझ सकें, ना कि एपिस्टेमोलॉजी में गुम हो जाया जाता था। एकन टू द प्रीलिमिनरीज ऑफ लव, जिस तरह मोहब्बत या लव के बारे में होता है कि मोहब्बत से पहले कुछ चीजें जरूरी होती हैं, इट वॉज प्लेजेंट इनफ फॉर अ वाइल। बस ये एक ऐसी खूबसूरत सोच का नाम था एपिस्टेमोलॉजी। जिस तरह मोहब्बत आपको किसी से हो जाए, इश्क हो जाए, तो आप कुछ फीलिंग्स में चले जाते हैं, कुछ देर ही उस फीलिंग्स में रहना चाहिए, बाकी दुनिया की हकीकतें भी हैं जिनमें होना चाहिए। बट इट वॉज फार फ्रॉम द क्रिएटिव कंज्यूमेशन दैट ड्रू विजडम्स लवर ऑन। लेकिन वो कहता है कि ये जो एपिस्टेमोलॉजी होती है ना, ये तो सिर्फ एक प्लेजेंट थॉट के तौर पे, आप कोई भी फिलोसोफर मिस्ट्री ऑफ नॉलेज या स्टडी ऑफ नॉलेज यानी एपिस्टेमोलॉजी को जानता है, लेकिन इसमें गुम नहीं हो जाता, क्योंकि जो क्रिएटिव कंज्यूमेशन है ना विजडमर के लवर की, ये उसके अलावा और कुछ नहीं है। असल तो बात शुरू होती है जब आपको किसी से प्यार हो, मोहब्बत हो, उस फीलिंग से बाहर आके आप दुनिया की हकीकत को भी समझें। हेयर एंड देयर इज अ शॉर्टन डायलॉग, कहता फिर एक छोटी सी बात है। द मास्टर डिलेड एमोरसली विद द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, और जो मास्टर उस्ताद जो होता है उसने थोड़ा सा डिले भी किया, थोड़ी सी ताखीर भी की। और ऑब्वियस सी बात है ताखीर क्यों की? एमरसली, पैशनेटली, या आप इसको कर लें रोमांटिकली, विद द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, थोड़ा सा डिले किया चीजों को समझने की, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, थॉट एंड नॉलेज। बट इन हिज मोर स्पेशियस मोमेंट्स ही स्प्रेड हिज vision over larger fields but himself ideal state and brooded over the nature and destiny of man, destiny of man। वो कहता है ये जो प्लेटो के बारे में हम मानते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज के ऊपर इसने भी बड़ी कहानियां की हुई हैं, बड़ी बातें की हुई हैं, बड़ा इसका थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म आती है, एलिगरी ऑफ द केव के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपकी प्रेसी जिस राइटर ने लिखी है, मुझे लगता है काफी ज्यादा पढ़ा लिखा और बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को जानने वाला है, क्योंकि मेरी फील्ड है पॉलिटिकल फिलोसफी। मैं तो इजीली जानता हूँ वो ये क्या बात कर रहा है, लेकिन बड़ी डेप्थ की बात कर रहा है। वो कहता है प्लेटो पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इल्जाम लगाया जाता है कि इसने भी थोड़ा सा डायलॉग, और कहता है बात को छोटा करते हैं, इसने भी थोड़ी सी परसेप्शन, थॉट और नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर भी शुरू शुरू में अपनी फिलोसफी में बातें की हैं। यहाँ पे वो कहता है नहीं, वो एक मास्टर था, वो एक उस्ताद था। उसने क्या किया था? अपनी सोच समझ और मर्जी से, पैशनेटली, एमोरसली, मर्जी से, रोमांटिकली डिले किया था रियल थॉट देने को। यानी शुरू में उसने एपिस्टेमोलॉजी पे ही बात की कि उस वक्त के लोग तो जरा ज्यादा इस तरह के ख्यालात और ख्याली दुनिया में रहना पसंद, लेकिन बाद में वही प्लेटो है जिसने फिर आइडियल स्टेट भी दी, जिसने फिर बहुत ज्यादा डेस्टिनी ऑफ मैन और नेचर से रिलेटेड ब्रूडेड, वरीड, उसके बारे में बहुत वरीड था। फिर प्लेटो ने बहुत सी प्रैक्टिकल बातें भी की हैं जिंदगी के अंदर। ले जी, अब ये जितनी भी हमने बीच का पोर्शन पढ़ा, देख लें, जिस तरह रूल नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि मिडिल पोर्शन जो होता है उसमें एग्जाम्पलिफिकेशन होती है, उसमें डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। तो हेडर और फुटर में ही टाइटल था, बाकी उस टाइटल को एक्सप्लोर किया गया। तो अभी आप देख लें, प्री सोक्रेटिस का भी जिक्र हो गया, पोस्ट सोक्रेटिस का भी इस मिडिल पोर्शन में डिटेल में जिक्र हुआ। और बात क्या है, जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि जो प्री सोक्रेटिक थे ज्यादातर लोग उनमें, और पोस्ट सोक्रेटिक वो थे जिसमें डेमोक्रेटस आता है, थेल्स आता है, एनेक्सागोरस आता है, सोक्रेटिस आता है, एरिस्टोटल बाद में, और फिर प्लेटो बाद में आता है। ये इवन सोक्रेटिस हिमसेल्फ भी, ये वो लोग थे जिन्होंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर बात की, रियलिटी के ऊपर बात की, फिलॉसफी को एक नया दर्जा दिया। उससे पहले या उनके दौर के दौरान भी बात का फिलॉसफी को मेयर डिबेट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता था, नेबुलस पॉन्डरिंग की जाती थी। इन्होंने कहा फिलॉसफी ये नहीं है। तो यहां से हमें एक और बात भी मिली, प्री एंड
post Socrates made philosophy a knowledge of real life. यानी पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट सॉक्रेटिस मेड फिलोसफी अ नॉलेज ऑफ रियल लाइफ, या प्री एंड पोस्ट सॉक्रेटिस transformed philosophy from vague एक मिनट, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको हम कर लेंगे, अभी जेन में जो आ रहा है वो करते हैं। पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट Socrates transformed philosophy from vague knowledge to the transformed from vague ideas to pragmatic wisdom। क्या बात है। प्री एंड पोस्ट सॉक्रेटिस ट्रांसफॉर्म्ड फिलोसफी फ्रॉम वेग आइडियाज टू प्रैग्मेटिक विजडम। ठीक हो गया। एक और भी यहां से बन सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिलोसफी फ्रॉम vague knowledge to pragmatic wisdom। एक और भी बन सकता है, रोल ऑफ प्री एंड पोस्ट Socrates to made philosophy a practical pragmatic, ज्यादा अच्छा वर्ड है, pragmatic knowledge। ठीक है, यानी प्रैक्टिकेबल नॉलेज में उन्होंने इसको किया। ले जी, ये काफी ज्यादा आज हमने इसके ऊपर मेहनत की है, मुश्किल था लेकिन ये बड़ा आपके लिए आसान और इजी हो जाता है जब आप किसी चीज को रिदम के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ करते हैं। आई होप के आज का ये जो पार्ट 1 है ना 2006 की, जो हमने ये प्रेसी सॉल्व करने की कोशिश की है, इसको यहीं तक करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लास में प्रेजेंट है उनको लिए रिक्वेस्ट है, जो बाद में इस वीडियो को देख लेंगे वो भी को 2-3 टाइटल और भी निकालें। और एक आप गौर, जो काम की बात है जो मैं अपने हर लेक्चर के आखिर में ज़रूर कहता हूँ कि गौर से देखें, ये सारे के सारे टाइटल जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इन सारे टाइटल्स में एक ही रिदम है, रोल ऑफ फिलॉसफी, प्री एंड पोस्ट सॉक्रेटिस का रोल, फिलॉसफी का रोल, फिलॉसफी की कंट्रीब्यूशन, हर चीज फिलॉसफी और फिलोसोफर्स के इर्द गिर्द घूम रही है और ये एक ही थीम होता है। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था किसी भी प्रेसी में। बाकी इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम की सेंटेंसेस बना देंगे, हर सेंटेंस को अपने अल्फाज में लिखेंगे और ये पहला ड्राफ्ट हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आप में से जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जी को सवाल करना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करें और सवाल कर सकते हैं।